शीट में बात कर लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है लिम्फोमा के हवाले से। हमारे साथ कॉल्स भी मौजूद हैं और डॉक्टर आज़मीना वली मोहम्मद साहिबा मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हीमा ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इस लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं शाजिया साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर शहजाद। आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी मुझे ये पूछना है कि मेरी ब्लड कंप्लीट पिक्चर की रिपोर्ट जो है इसमें यूसिनोफिल्स ये कोई चीज़ होती है? जी एसिनोफिल्स होते हैं जी EOSINOPHILS। कितना है ये 6% है। तो मुझे ये पूछना है कि ये 6 से ना बढ़े तो मैं इसके लिए क्या करूँ? 6 से ना बढ़ें जी। और दूसरी बात ये कि ये इसका क्या इससे लिम्फोमिया ये जो टॉपिक है लिम्फोमिया इससे कोई ताल्लुक है इसका? चलें ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे? नहीं प्रॉब्लम तो कोई एलर्जी वगैरह? सर्जरी की वजह से हुआ था ये। अच्छा जी जी, कौन सी सर्जरी? गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर की। आपके इसमें TLC लिखा हुआ होगा या वाइट ब्लड सेल काउंट लिखा होगा, वो कितना है? जी ये है 9.4 मल्टीप्लाई 10। 11.4 ठीक है। 9.4 ठीक है। और कुछ? जी और लिम्फोसाइट्स 25 है, 25%। 25%। जी जी। और कुछ तो नहीं पूछना? नहीं ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एलर्जीज हैं या पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कीड़े? हाँ एसिनोफिल्स कैसे बढ़ते हैं, ज़रा ये बता दीजिए। यूसिनोफिल्स जो होते हैं वो उनका काम होता है हिस्टामिन रिलीज़ करना, और ये एलर्जीज जब होती हैं उसमें बढ़ जाते हैं, या हमारा जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, या हमारे आंतों में कोई इन्फेक्शन हो तो यूसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाइट सेल्स के, क्योंकि ये वाइट सेल्स का एक हिस्सा है, तो जितनी परसेंटेज ये बता रही हैं 9.4 या 6% इज़ नॉट अलार्मिंग। इनसे कहें रिपीट करवा लें, और जो है अगर इनको इस तरह से रिलेटेड कोई एलर्जीज़ हैं या बाउल के सिम्टम्स हैं, इनको डायरिया है या कीड़ों की शिकायत है इस तरह से, तो डीवर्म कर लें और उसके बाद देख लें। लेकिन ये 6% के ज़्यादा है? नहीं अपर लिमिट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे हमें रिएक्ट करना है या 6% होने से जो है कोई कॉन्सिक्वेंसेस। शाजिया साहिबा चेक कर लीजिए अगर आपको, क्योंकि एलर्जी में भी बढ़ सकते हैं, या अगर आपको कोई मैदे में इन्फेक्शन, खुसूसन कीड़े जो होते हैं पेट में, वो सबको पता है, बच्चों के मुंह में बहुत होते हैं, उसमें भी एसिनोफिल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपका ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े में, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं मिसेज़ उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ उस्मान। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र डॉक्टर। जनाब। डॉक्टर साहब मेरा सवाल था कि लिम्फोवास का और ये जो गैंग्लियन जो हाथों के जॉइंट्स वगैरह में हो जाते हैं, इनका कोई आपस में कोई कनेक्शन है? ओके, गैंग्लियंस जो हाथों में हो जाते हैं उसका और लिम्फोमा का कोई कनेक्शन है? और कोई सवाल आपका? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिसेस उस्मान। नहीं, गैंग्लियोमास और लिम्फोमास का कोई नहीं। वो क्या होते हैं गैंग्लियंस? गैंग्लियंस आपके ऑर्थोपेडिक वाले आपको बताएंगे, ये टेंडन के साथ रिलेटेड होती है, सिस के जैसी होती है, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो ये लिम्फोमा के साथ या लिम्फ नोड्स के साथ इसका अच्छा ऐसा हो सकता है कि लिम्फोमा अगर किसी को तो हाथ में कोई स्वेलिंग निकली हुई हो, कोई गिल्टी हो? देखिए अमूमन तो जो है लिम्फ नोड्स में होते हैं, लेकिन लिम्फ नोड्स के अलावा भी हो सकते हैं, ये बोन्स में भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो बोन का लिम्फोमा हो जाता है। ये एक्स्ट्रा नोडल मतलब नोड के अलावा पेट में शुरू हो सकते हैं, मैदे में शुरू हो सकते हैं, आंत में हो सकते हैं, स्किन के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू में हो सकते हैं। अगर स्किन के पर हो तो कैसे नजर आएंगे, क्या होगा? लाइक आई सेड इट्स एक्सट्रीमली रेयर, अनयूजुअल है, तो इसलिए जो है मैं ये नहीं चाहती कि कॉलर्स और लिसनर्स जो हैं वो समझे कि अच्छा कोई बम्प है, तो क्योंकि अमूमन जो स्वेलिंग्स होती है हमारी सॉफ्ट टिश्यू की वो लाइपोमास होते हैं या फैट कलेक्शन होता है। लिम्फ नोड्स होना बहुत अनयूजुअल। ठीक है, गैंग्लियोमा या गैंग्लियंस का लिम्फोमा से दूर तक, मतलब बिल्कुल दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, लिम्फोमा डायग्नोस हुआ, अब उसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपने बताया था पिछले प्रोग्राम में, उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं लिम्फोमा की, सब में एक ही तरह का ट्रीटमेंट होगा या अलग अलग ट्रीटमेंट होगा? और दूसरी बात, जब ये ख़बर दी जाती है किसी भी इंसान को लिम्फोमा की, हर इंसान जो है इस तरह के जो डायग्नोसिस होती है उसके बाद उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है। 2-3 बातें होती हैं। एक तो पहली बात डिप्रेशन में चला जाता है, दूसरा डिनाइल होता है, तीसरा ब्लेम गेम होता है, शायद मैंने कुछ कर लिया, किसी और ने कुछ कर लिया, कोई कुछ। लिम्फोमा अगर डायग्नोस हो रहा है तो उसके बाद उम्मीद कितनी होती है दोबारा सही होने की?
बहुत सारे सवाल बहुत जो सारे है आपने किए डॉक्टर शहजाद। लिम्फोमास की दो बड़ी कैटेगरीज होती हैं, एक होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और एक होता है हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा अगर हम ग्रुप करें एज ए ग्रुप सेपरेट लें तो इसकी प्रोग्नोसिस और इसकी सर्वाइवल इज़ वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हर बीमारी की, हर कैंसर की जो है आउटकम, उसकी सर्वाइवल डिपेंड करती है उसकी स्टेज पे और उसकी टाइप पे, ठीक है। ठीक, तो हम ब्रॉड जो है एक वो नहीं दे सकते हैं, आउटकम नहीं दे सकते हैं कि 50% सर्वाइवल है या 70% सर्वाइवल है। स्टेज क्या होता है, चलें स्टेज किस तरह से, हम किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया है जो हम स्टेजिंग करते हैं? स्टेज होता है कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ क्या है, कितनी है, स्टेजेस होते हैं? कितनी 4 स्टेजेस होते हैं, क्या स्टेजिंग होती है? सो वी स्टार्ट के अगर सिर्फ नेक में मौजूद है तो वो स्टेज 1 होगा, नेक और चेस्ट में है, आर्मपिट्स में है, स्टेज 2 हो जाएगा। अगर डायफ्राम से नीचे चला जाएगा, एब्डोमेन में हो जाएगा, वहाँ भी मौजूद होगा तो स्टेज 3 होगा। डायफ्राम मींस ये जो सीना और पेट के दरमियानी हिस्सा है, जो शटर होता है या पर्दा होता है, जो कि पार्टीशन एक तरह से, जो कि आपके लंग्स को और आपके मैदे को सेपरेट करता है, तो वो स्टेज 3 हो जाएगा। स्टेज 4 डिजीज़ होती है जब आपके बोन मैरो में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हड्डी के गूदे के अंदर हो या लिवर में या आपके लंग्स में या स्प्लीन में मौजूद हो, तो फिर स्टेज 4 होता है। फिर उसमें भी हम ए और बी करते हैं। ए और बी अगर कोई सिम्टम्स इसके साथ बुखार, वेट लॉस, इचिंग, स्वेटिंग, ये सब कुछ नहीं है तो ए होता है। बी होता है व्हेन यू हैव all these symptoms present, at least 2 of the symptoms present, क्योंकि ये स्टेज हो जाती है जो कि हम सीटी स्कैन्स और बोन मैरो और उसके टेस्ट से मालूम करते हैं। प्लस फिर उसके बाद जो है कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो सब कंबाइन करके हम एक स्कोरिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। IPI उसे कहते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स। अच्छा, IPL तो नहीं ना, इंडियन प्रीमियर लीग? नहीं, ठीक है। तो उसमें ये हो जाता है कि एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाती है। जब मैं कहती हूँ IPI स्कोर जो है 1 है, 2 है, तो जो अक्रॉस दूसरा ऑन्कोलॉजिस्ट बैठा होता है वो समझ रहा होता है कि मैं क्या कह रही हूँ कि स्टेज 3 IPI स्कोर ये और टाइप ये है, और इसकी ट्रीटमेंट फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम चॉक आउट कर देते हैं। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि जब हम अमूमन कैंसर की बात करते हैं तो 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक होता है कि सर्जिकल ऑप्शन, दूसरा होता है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ना। इसमें क्या होता है लिम्फोमास में? लिम्फोमास जो है वो कीमोथेरेपी सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें सर्जरी नहीं करते। कभी कभार ये हो जाता है कि कोई बहुत ब्लीडिंग के साथ आया और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, स्टमक निकालना पड़ा, स्टमक काट के दे दिया, या रेक्टम से ब्लीड हुई या कोलन से ब्लीड हुआ और वो इतनी अर्जेंट सिचुएशन थी कि उसी टाइम पे रिसेक्शन करना पड़ा, सर्जरी करनी पड़ी, और फिर बाद में डायग्नोसिस पता चलती है कि अच्छा ये कार्सिनोमा नहीं था, ये लिम्फोमा था। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे जो ज़रूरत थी वो प्रोसीजर हुआ था और ये डायग्नोसिस बाद में मिली। लेकिन अगर ये पहले थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही हो किसी को और डायग्नोसिस जो है वो कोलोनोस्कोपी से या एंडोस्कोपी से कर ली जाए, जहाँ लिम्फोमास मिल सकते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है सर्जरी नहीं होती, इसकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होता है। अच्छा, कीमोथेरेपी क्या होती है, ज़रा लोगों को बता दें, कितने अरसे तक की जाती है? जी, कीमोथेरेपी जो है मेडिसिन्स होती हैं जो कि ड्रिप के ज़रिए दी जाती हैं अमूमन लिम्फोमास में। कुछ गोलियां भी होती हैं जो हॉजकिंस लिम्फोमा में हम देते हैं, लेकिन एज अ ब्रॉड एंड अ जनरल कैटेगरी कीमोथेरेपी इंजेक्शंस ड्रिप के ज़रिए दी जाती हैं। और ये ना सिर्फ के लिम्फोमा कैंसर सेल्स को टारगेट करती है बल्कि नॉर्मल सेल्स को भी, जो कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उन पे भी अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ट्रीटमेंट जो है इसका मुतालिक जो है सुना गया था 2 तरह की ट्रीटमेंट, एक पुराना ट्रीटमेंट होता है, एक नया आया है, ये क्या होता है? अच्छा, मेरे ख़्याल में वो टारगेटेड थेरेपी की बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमने लिम्फोमास को स्टडी किया, सेल्स को स्टडी किया, उसके ऊपर जो है टारगेट्स स्टडी हुए, तो उसके हिसाब से जो है दवाइयाँ भी इवॉल्व हुई, दवाइयाँ भी बनी जो कि सिर्फ वो टारगेट स्पेसिफिक होती हैं और वही अटैक करती हैं। तो जब देखा कि कीमोथेरेपी जो हम इस्तेमाल करें उसके साथ हम ये टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल कर लें, तो हमारा आउटकम जो है सर्वाइवल
बेहतर हो जाता है। मतलब पुराना किस तो नाम से था और नया किस नाम से? कोई बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन लिम्फोमा में जो है CVP है, चॉप कीमोथेरेपी है। चॉप तो अ, उसको हाँ, कीमा बनाने को कहते वो हैं। एब्रीविएशंस हम यूज़ करते अच्छा, हैं। ओके। हाँ, तो ये बताइए अंदाज़न फिर इसके जो कीमोथेरेपी है, लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से। जी लोग अब भी कहते हैं कि कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने बुरे होते जी हैं कि हम वैसे ही सही हैं। कीमोथेरेपी कितना सक्सेसफुल है हाँ और कितने अरसे तक कीमोथेरेपी होनी चाहिए, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर हैं जी तो उसको कैसे रिवर्ट किस किया जा तरह सकता है? से। जी, पता है मसला सारा ये होता है कि वो उनकी काउंसलिंग सही नहीं होती है, प्लस उनके आसपास लोग जो एडवाइस करने वाले वो बिल्कुल किसी बुरे केस से बिल्कुल। गुजर चुके होते हैं, तो फिर वो जनरलाइज करते हैं सब लोगों के ऊपर कि नहीं करवाना, कीमोथेरेपी दी थी और मर गया पेशेंट और क्या। अभी हाँ कीमोथेरेपी के तालिक मैं चाहूँगा वो काउंसलिंग जो करनी चाहिए थोड़ी सी आपसे मैं पूछूंगा कैसे करनी चाहिए। और लोग जो बेचारे कह रहे होते हैं, दूसरे लोग वो भी शायद मोहब्बत में कह रहे होते हैं कि उनके किसी चचा खालू दादा फूफा किसी को कीमोथेरेपी हुई थी और किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ होता है। तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और साइड इफ़ेक्ट क्या कीमोथेरेपी जो ख़त्म हो जाएगी वो सही हो सकते हैं? मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन दोबारा चाह रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।